नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा की। किन मायनों में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा। साथ ही साथ बात होगी कि किस तरह से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई थी और किस तरह से आज भी उनको वहां पर याद किया जा रहा है। साथ ही साथ बात होगी कि नक्सली लगातार अपने हथियार डाल रहे हैं और इस बीच बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराया है कि अगले वर्ष तक देश नक्सल मुक्त बन जाएगा। क्या कुछ रहा है, इस पर हम आपको डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी वक्फ पर छिड़ी हुई सियासत की। अब कुछ राजनीतिक दलों के नेता पहुंचने लगे हैं अदालत। क्या कुछ होने जा रहा है इसको लेकर के, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। साथ ही साथ बात होगी कि दिल्ली के लोगों को आखिर कौन सी सौगात मिली है आज। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे अर्थ जगत में क्या कुछ चल रहा है, खास खेल की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है विशेष, इस पर भी बात होगी। लेकिन न्यूज नाइट में सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी की राष्ट्रपति दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते। श्रीलंका के आर्थिक सुधार और उन्नति के लिए सहयोग जारी रखने का दिया भरोसा। भारतीय शांति सेना स्मारक पर किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित। जताया आभार, बताया दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक। अब तक 22 देशों ने किया है पीएम मोदी को सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा अगली चैत्र नवरात्रि तक देश से लाल आतंक का हो जाएगा अंत। नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। कहा अब हथियार भी नहीं रोक सकते विकास। समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर पोत सागर को दिखाई हरी झंडी। कर्नाटक के करबार नौसैनिक अड्डे के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। खत्म हुआ दिल्ली वासियों का बरसों का इंतजार। लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पिछली आप सरकार पर साधा निशाना। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा की। प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर हैं और पीएम की कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों ही देशों के बीच समझौतों और सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा, चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट। हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। श्रीलंका की प्रगति और उसके विकास में भारत ने एक अच्छे मित्र और पड़ोसी होने के नाते पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीलंका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर अभूतपूर्व तरीके से औपचारिक स्वागत किया गया। तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल दार्शनिक और कवि थिरुवल्लुर के विचार दोहराए, जिसमें उन्होंने कहा था, शत्रुओं और चुनौतियों से घिरे होने की स्थिति में सच्चे मित्र से बढ़कर कुछ नहीं। महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था,
चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। Sri Lanka was Honorable Narendra Modi. He has always extended hands of friendship to Sri Lanka and the people of the country as a symbol of the great friendship of unstinted support extended by the Prime Minister of India. श्रीलंका की तेज प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को ग्रांट में बदले जाने और ब्याज दरों को कम करने की घोषणा की। वहीं श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2.4 बिलियन लंकन मुद्रा की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ, जिसमें रक्षा क्षेत्र का समझौता अहम है। ये दोनों देशों के बीच पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। मुख्य समझौतों में ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में श्रीलंका की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है। मछुआरों की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कही। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। श्रीलंका में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अनुराधापुरा की यात्रा करेंगे। वे वहां रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने संयुक्त रूप से एक एग्रीकल्चर वेयर हाउस, 5000 सोलर रूफटॉप और सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत श्रीलंका स्थित कई धार्मिक स्थलों के रिनोवेशन के लिए भी सहयोग देता रहेगा। भारत और श्रीलंका सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि विश्वास और मित्रता के साझेदार भी हैं। साथ ही ये कहकर कि श्रीलंका की जमीन को भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल कतई नहीं होने दिया जाएगा, ये वादा भी कर दिया कि भविष्य में भी दोनों देश पड़ोसी से ज्यादा सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रीमा पराशर, कोलंबो, डीडी न्यूज के लिए। भूषण सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार जताया। पीएम को अब तक 22 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। और देश का शीर्ष सम्मान। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री को अब तक 22 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। केवल हाल ही के कुछ महीनों में पीएम को विभिन्न देशों के 8 शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया।
उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अस-सबाह ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने प्राप्त किया। बीते 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय शांति रक्षा सेना यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के सैनिकों की याद कोलंबो में बना हुआ स्मारक सेना के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और समर्पण की याद दिलाता है। स्मारक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के निकट बट्टार मुल्ला में स्थित है और इसे 2008 में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता की गाथाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। उनके अदम्य साहस की कहानियां विदेशों में मौजूद उन तमाम स्मारकों और संग्रहालयों में उकेरी गई हैं, जहां उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। इनका मान देश का सम्मान है और हमारे प्रधानमंत्री इसी भावना को हमेशा आत्मसात करते हैं। इसकी एक बानगी अभी हाल ही में संपन्न फ्रांस यात्रा के दौरान भी देखने को मिली, जब उन्होंने मार्से में मजाक युद्ध समाधि स्थल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यह स्थल यूरोप में शांति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान के इतिहास को संजोए हुए है। यहाँ भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने मेरे रेजिमेंट को का आदर बढ़ाया है और हम सबको दिखाया है कि कितना उनमें देश प्रेम है, कितना प्रेम है भारत की फौज के लिए और भारत के फॉलन हीरोज के लिए। आज भी हजारों की तादाद में फौज में सैनिक हैं जिनके पूर्वजों ने प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में भाग लिया है। तो ये बहुत ही एक ऐसा कदम है जिससे हर भारतीय सैनिक को गर्व होता है। विदेशी धरती पर भारतीय सैनिकों को सम्मान देने का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही शुरू हो गया था। उन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को सिख रेजिमेंट बटालियनों की बेशकीमती मान सिंह ट्रॉफी भेंट की थी। चांदी की ये ट्रॉफी 1919 में सिख बटालियन के अधिकारियों को दी गई थी। इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की वीरता की स्मृति में बनाया गया था। पीएम मोदी ने इसके एक साल बाद ही साल 2015 में फ्रांस के न्यूवे चैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
इसी साल नवंबर के महीने में उन्होंने सिंगापुर में INA मेमोरियल मार्कर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। पीएम मोदी ने साल 2017 के जून में इजराइल यात्रा के दौरान हाइफा में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की थी। पीएम ने इसके बाद सितंबर 2018 में मन की बात में हाइफा की लड़ाई के बारे में बात की थी। उन्होंने इसमें मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा को उत्पीड़न करने वालों के चंगुल से मुक्त कराया था। 2018 के अक्टूबर महीने में पीएम मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारा उस युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं था, इसके बावजूद हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। जून 2023 में पीएम मोदी ने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2024 के अगस्त में पोलैंड के वारसो में मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता का प्रतीक है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जज्बातों को जोड़ा और देशवासियों को यह संदेश दिया कि भूले बिसरे राष्ट्रनायक हमारे देश की धरोहर हैं। तो भूले बिसरे राष्ट्रनायक हमारे देश की धरोहर है, और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने श्रीलंका में शौर्य दिखाया है, निश्चित तौर पर वो उनको नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल, MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे की बात हम कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई खबरें हमने आपको दिखाई, और भारत श्रीलंका की जो दोस्ती है उसका ये एक नया दौर है, और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है।
भारत श्रीलंका दोस्ती का नया दौर। हमारी विशेष चर्चा का विषय भारत श्रीलंका दोस्ती का नया दौर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के, भारतीय विदेश मंत्रालय के। संजय भट्टाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर जोशी। और सबसे पहले संजय भट्टाचार्य जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें और समझना चाहें अपने दर्शकों के लिए सुलभ ज्ञान संज्ञान के लिए कि किस मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है और कैसे आकलन करेंगे इस दौरे का आप? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो इस बार का यात्रा है श्रीलंका में, ये पहला एक फॉरेन डिग्निटरी का यात्रा है नया सरकार आने के बाद। जी। आपको याद होगा कि अनुराग दसनायके ने इलेक्शन के फौरन बाद भारत का दौरा किया था, जो भी उनका पहला दौरा था। ये एक प्रतीक है कि हमारे दो देशों के बीच मित्रता कितना घनिष्ठ है, और ये ना सिर्फ हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अटूट और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आज जो हम देखते हैं इंडो पैसिफिक सागर महासागर का जो हमारा संपर्क है, उसमें भी श्रीलंका का बहुत खास रोल है। जी। ये रिलेशनशिप हमारा जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक भी मायने रखते हैं। हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है, और हमारे लोगों के बीच जो संपर्क है वो तो बहुत पुराना है। और इस बार भी ये सारे विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने सुपरवाइज किया, जो कि हमारे बहुत सारे मेमोरेंडम साइन हुए, और जो एक पुराना रिश्ता है उसको एक नया ढांचे में डालने का प्रयत्न किया। जी, इस वक्त की बात करें अगर प्रोफेसर अंशु जोशी, कितना महत्वपूर्ण है ये वक्त जब ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, और जब देखते हैं कि 7 समझौते हुए हैं, रक्षा जो सहयोग समझौता है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए। और ये किस तरह से जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं उसके लिए पूरे इस क्षेत्र के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? निखिल जी, पहले तो शो पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये पूरा अगर हम ओवरऑल दौरा देखें तो न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति की दृष्टि से, पूरे वैश्विक राजनीति के पटल पर जिस प्रकार की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिस प्रकार की चुनौतियां बनी हुई हैं, इसको देखते हुए आपसी साथ, आपसी विश्वास, आपसी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए महासागर की नीति को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री थाईलैंड गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, और वहां भी थाईलैंड के साथ कई महत्वपूर्ण MOUs पर सिग्नेचर हुए। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के युग में दोनों देशों ने पदार्पण किया। यदि हम देखें तो बिम्स्टेक का भी जो शिखर सम्मेलन रहा उसे हम सफल कह सकते हैं। और अब ये श्रीलंका का जो दौरा है, निश्चित तौर पर दोस्ती के नए मायने हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यदि मैं क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखूं तो श्रीलंका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, और हम सभी जानते हैं कि चीन के हवाले से न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो एक डेड डिप्लोमेसी की राजनीति चीन करता है, तो उसके चलते कैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन ने अपनी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस बनाई है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए विगत कुछ वर्षों से चिंता का विषय रहा है। लेकिन अब यदि हम रक्षा सहयोग की दृष्टि से बात करें तो इस बार श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष के हवाले से ये कहा जाना कि श्रीलंका की किसी भी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए या भारत के सुरक्षा पर आंच आए इस प्रकार की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर सहयोग का ये एक नया युग दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत न सिर्फ श्रीलंका बल्कि और दूसरे जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं जो इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहते हैं, उनको लेकर के, चाहे सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से हो, पोर्ट्स डेवलप करने की दृष्टि से हो, जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेस की दृष्टि से हो, हमें साथ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी, निश्चित तौर पर जो आपने चीन का जिक्र किया, दरअसल संजय भट्टाचार्य जी, चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अगर खुले साफ तौर पर कहें, और जिस तरह से श्रीलंका तक उसकी पहुंच, ये सारी चीज़ें जो है भारत की रक्षा सुरक्षा के लिहाज से कई बार
एक चिंता ज़रूर पैदा करती थी। लेकिन जिस तरह से आज का ये जो स्टेटमेंट रहा कि श्रीलंका की ज़मीन का इस्तेमाल भारत की रक्षा सुरक्षा को उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, किस तरह से इस स्टेटमेंट का आकलन करेंगे और इस लिहाज से भारत का लगातार ये जो एक फ्रेंडली जो जेस्चर है और जो श्रीलंका में एक के बाद एक तमाम जो सहयोग के समझौते हैं, कैसे इसका आकलन करेंगे आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन जो हमारे नेबरिंग इलाकों में काफी प्रभाव बढ़ा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव है, मालदीव्स में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पहली बात हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो सुरक्षा है और हमारा जो रणनीति है उसमें बाकी देशों का प्रभाव वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपनी सक्षमता की जो बात है वो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो चाहे चीन कुछ भी कर ले, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि चीन हमारे पड़ोसी देशों में जो चाहे कर ले। ये जरूरी है कि जो डिफेंस के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशन चीन कर रहा है वो कुछ और मतलब से वो कर रहे हैं वहां पे। चाहे वो आप हम्बनटोटा की बात देख ले, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चीन बहुत सारे देशों में कर रहा है जी। और ये एक डेड डिप्लोमेसी जो कहते हैं उसका एक प्रतीक है, और हम्बनटोटा उसका एक मिसाल है, जिसमें हमने देखा कि हम्बनटोटा में चीन ने उस जगह का कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन हम भी सतर्क है कि उसमें वहां पे जो सबमरीन्स का एक्टिविटी ना हो। 2014 के बाद वहां पे ऐसा सबमरीन्स का एक्टिविटी नहीं हुआ है। भारतीय महासागर में क्योंकि रिसर्च का काफी एक्टिविटीज चलते हैं, वो मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वहां से निकालते हैं, रिसर्च शिप्स वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन ये रिसर्च शिप्स का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए नहीं होना चाहिए। और इस पे हमारा श्रीलंका के साथ समझौता है। आपने देखा होगा कि मालदीव्स में भी चीन ने काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारा जो समझौता हुआ मालदीव्स के नए सरकार के साथ, उसमें वो पुराना स्थिति हम लोग वापस पहुंच चुके हैं ताकि हमारा पुराना समझौता बने रहे। तो चीन का जो बात है ये हमें ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में कोई आशंका या डर होने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पर डर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि आपने कहा ये बिल्कुल सही फरमाया कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे बीच में जब श्रीलंका का ये जो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है सफलता पूर्वक चल रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से जो समझौते हुए हैं उनकी बात देखी जाए प्रोफेसर जोशी, या फिर जिस तरह से जो अभी तक वहाँ पर जो बातचीत हुई है उसकी बात देखें, और जो श्रीलंका की मदद जिसको कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड, आप कैसे आकलन करेंगी इस रिश्ते का? मैं इस विशेष लिहाज से कहूंगा कि अगर ये दशक जो पीछे बीता 2014 से, जब से नई सरकार या कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में सरकार आई है, उसके पहले से या बल्कि 90 के दशक पे बहुत उथल पुथल बीच बीच पे नरम गरम जैसी बातें होती रही, अब किस तरह से आप इसको आगे बढ़ते हुए देख रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा बिंदु आपने चर्चा में जोड़ दिया है निखिल जी। भारत और श्रीलंका के बीच 2500 वर्षों से भी अधिक पुराने संबंध हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका गया, वहां उसका प्रचार प्रसार हुआ। हम जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हमारा जो तमिलनाडु प्रांत है वहां के लोग श्रीलंका में बसे हुए हैं। और यदि हम विगत 1947 के बाद से भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर निगाह डालते हैं तो बीच का एक उथल पुथल भरा दौर जरूर रहा, लेकिन 2014 के बाद जैसे कि आपने कहा, हम देखते हैं कि कैसे भारत ने हर कदम पर यह साबित किया कि न सिर्फ हम जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें विश्वास करते हैं, जो हमारे श्रीलंका के साथ हजारों वर्ष पूर्व के सांस्कृतिक संबंध हैं,
हम श्रीलंका को अपना मित्र सहयोगी देश मानते हैं। और इसका उदाहरण ये रहा कि जब कभी प्राकृतिक आपदा श्रीलंका पर आई, या मैं उदाहरण दूं कि 2022 में जब श्रीलंका एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब भारत ने सबसे पहले 4 बिलियन के करीब जो सहायता थी उसका अनाउंसमेंट किया, पहुंचाई। कोविड का जब काला दौर चला तो फिर अपने होम ग्रोन वैक्सीन से भारत ने श्रीलंका की सहायता की। तो आज श्रीलंका भी इस बात को मानता है कि भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी देश के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में श्रीलंका के साथ हमेशा खड़ा है। और 2014 के बाद से हमने देखा कि कैसे जो सामरिक क्षेत्र के हमारे संबंध हैं, विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से श्रीलंका की लोकेशन है, तो उसको देखते हुए दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। आज हम देखते हैं कि कैसे स्लिनेक्स के नाम से दोनों ही देशों के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति के नाम से दोनों ही देशों के बीच में आर्मी एक्सरसाइज होती है, और मिलन के नाम से कैसे नेवल एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो विगत 10 वर्षों में भारत जो है वो श्रीलंका को सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला देश बना है। बड़े पैमाने पर हमारे अधिकारियों के बीच में ट्रेनिंग के लिए एक्सचेंजेस होते रहते हैं, हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस साथ में करते हैं। यदि हम ट्रेड के क्षेत्र में जाएं तो भारत और श्रीलंका लगातार व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बने हुए हैं। भारत श्रीलंका के लिए उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसमें निरंतर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। यदि हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, तो निखिल जी पिछले 10 वर्षों में इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि एक जो 90 के दशक का उथल पुथल भरा दौर रहा, जिसमें आतंकवाद के दंश से भारत को भी दो चार होना पड़ा, श्रीलंका में भी किस प्रकार की स्थितियां बनी। तो हाल फिलहाल में ये कहूंगी कि जिस प्रकार से भारत अपनी तरफ से एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ और फिर महासागर की नीति के साथ श्रीलंका को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है, दोनों ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से, तो हम निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से संबंधों में सुधार और उछाल दोनों ही आता हुआ दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर। संजय भट्टाचार्य जी, आज आपने देखा कि किस तरह से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो शहीद थे उनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपना सर नवाया वहाँ पर। और जब हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें कि श्रीलंका में शांति स्थापना की बात करें, किस तरह से वो एक जो महत्वपूर्ण भूमिका जो शांति की का एक अग्रदूत जिस तरह से भारत रहा है वो भी दिखाई पड़ा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और आज ऐड हो जाती है, प्रधानमंत्री को किसी देश का 22वां ऐसा देश है जहां पर शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैसे इन चीज़ों का आकलन करेंगे इस दौरे में, जब हम इन टोटलिटी जब दौरे की बात करते हैं प्रधानमंत्री के? जी, आप देखिए हमारे जो भारत की जो सेना है वो उन्होंने रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। पुराने जमाने में, ब्रिटिश जमाने में, पहला और दूसरा महायुद्ध के समय, उस समय वो अपने भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो अपने सैनिक ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे थे और सारे दुनिया में उन्होंने किया था। और वहाँ भी जो मेमोरियल्स है वहाँ प्रधानमंत्री जी सदैव जाते रहते हैं। IPKF जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसे पहलू आए जहां पे भारतीय सेना हमारे देश का रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए बाकी देशों के सहायता के लिए गया। IPKF एक ऐसा है, और बांग्लादेश में जो 71 का युद्ध हुआ था वो एक दूसरा ऐसा मिसाल है। तो इन दोनों का बहुत ही खास महत्व रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने आज वहां जाके उसी समय को फिर याद दिलाया, और भारत का जो एक पीस एंड स्टेबिलिटी का जो रोल है, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का, और हम जो पड़ोसी देशों को सहायता करते हैं उसके बारे में कहा। दूसरी बात आपने जो जिक्र की, जो कि मित्र विभूषण का जो मेडल हमारे प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया, ये पहली बार ऐसा एक मौका है जबकि श्रीलंका ने भारतीय नेता को इस मेडल से सम्मानित किया, और ये सबसे ऊंचा सम्मान है श्रीलंका का। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि ये एक भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए
एक रिकग्निशन है और वो उनके पर्सनल रिकग्निशन नहीं है। लेकिन ये आप नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे विदेश नीति को बढ़ाने के लिए, हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस आगे बढ़ाने के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है, मार्गदर्शन किया है, उसका भी एक प्रतीक है, एक रिकग्निशन है उस दूसरे देशों से। और आज के दिन पे शायद 22 ऐसे देशों ने प्रधानमंत्री को ये रिकग्निशन दिया है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए भी एक बहुत गर्व का अवसर है, क्योंकि ये हमारे पुराने रिश्तों को और मजबूत बनाता है और एक स्वीकृति देती है। जी बिल्कुल, उनको स्वीकृति देता है, रिश्तों में गर्माहट भरता है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर्फ हम सब के लिए एक गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरह से एक के बाद एक देश सम्मानित कर रहे हैं, और ये एक और नया अवसर आया है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय भट्टाचार्य जी आपका और प्रोफेसर अंशु जोशी जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई खबर अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उससे जुड़े हुए अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। और श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों से भी मुलाकात की। कोलंबो में PM मोदी ने से मिलने आए क्रिकेटरों में 1996 की जो विश्व कप विजेता जो टीम थी श्रीलंका की, उसके सदस्यों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। 1996 के विश्व विजेता श्रीलंकाई टीम के विस्फोटक सलामी जोड़ी सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवितरना के साथ ही साथ अरविंद डिसिल्वा, मार्वन अटापट्टू और चामिंडा वास जैसे दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। PM मोदी से मुलाकात हुई इन सब की, और कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। PM मोदी ने लिखा है इस पर कि क्रिकेट कनेक्ट 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। और श्रीलंकाई टीम, इन सभी दिग्गजों ने PM से मिलकर बहुत खुशी जताई और मुलाकात को यादगार बताया। It's a great honor to meet him personally as a 96 team. We just talk about sports and during 96 how we won the World Cup and how we beat India, and also talk about future Sri Lanka, and it went really well. Honorable Prime Minister is I think following cricket, he knows everything, and not only as a leader, being the most powerful person in the South Asian countries, and his cricket knowledge is very good, and he knows about the cricket, and talk about 96, about Sanath Jayasuriya, Aravind, and asked me about how we beat India.
When you take India, is the most powerful country, and when it comes to cricket as well, and all the knowledge he has, and the way we interact with him is really good. I think it was a great meeting for us to 96 cricket team to have a meeting with the Honorable Prime Minister, and we discussed few things. We just talk about our cricket, the present and the past, what we're going through at the moment, what we do at the moment. It was talking about in general everything, how he took over and how we developed the country as a nation, as India. So we were discussing about that, and he explained everything about what he did since 2014. So it was a great meeting for us and great experience for us also, because some of the things we have never heard about those things, but the Honorable Prime Minister has explained everything about what he has done for India, and also what we want to discuss about the international ground in Jaffna. We also discuss about that also. He's a person well respected around the world, and he's done so much for India and such a large country from where it was, and to be Prime Minister 3 times running is a remarkable achievement. So I guess his influence for this country also will be very, very important. I think it was quite nice chatting to him, and we really enjoyed it. The first time I have seen a leader like him, and very friendly and very casual, and that was fantastic. We were a little bit nervous before we saw him and met him, and he is a fantastic leader. And also the one thing I want to mention, that the giant neighbor of Sri Lanka, and he has given a lot of support for us. It was an extraordinary meeting. Yes, we've been lucky. We have traveled the world. We have met many cricketers, legends. But to meet a head of state who has strong, a leader who have brought India to its heights, was a dream come true, and it was our honor and privilege to meet the Prime Minister this evening. From the time Excellency came in power, he changed a lot of things. It made a lot of good for Sri Lanka also, and also we are ever grateful for India, especially in time of crisis. Always India has been there for us, and also especially in cricket also, whenever we have a situation where financial comes in a cost, so we always have been helping us with tours to get our feet on. बेहद शानदार मुलाकात रही प्रधानमंत्री की श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों के साथ में। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में बना पहला वर्टिकल पंबन ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और दूरदर्शी बुनियादी ढांचे के विकास का प्रमाण है और पीएम मोदी रविवार को इस पुल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रामेश्वरम और तांबरम चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को रोड ब्रिज से हरी झंडी दिखाएंगे तथा पुल के संचालन का प्रदर्शन भी देखेंगे। Pamban Bridge is one of the most important bridges. It's the first vertical lift sea bridge. And for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark. And this is the rich heritage of our Tamil culture, Tamil language, and the big work, great work done by our engineers. ये 2 कार्य जो हुए हैं, एक ये ब्रिज पूरा हुआ, रामेश्वरम स्टेशन की कनेक्टिविटी पुनरारंभ हुई है और रामेश्वरम स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जाए, तो दोनों को मिलाने के बाद हम यहाँ बहुत सारी नई ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। नया पंबन रेल पुल जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस 2.08 किलोमीटर लंबे पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठता है, जिससे जहाजों की आवाजाही सुगमता से हो सके। ये पुल स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, विशेष सुरक्षा कोटिंग और ड्यूल रेल ट्रैक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे ये दीर्घकालिक टिकाऊ और भविष्य के ट्रैफिक के लिए सक्षम है। रामेश्वरम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के मुताबिक रामायण में वर्णित राम सेतु का निर्माण यहीं पास के धनुषकोडी से शुरू हुआ था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम स्थित प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामेश्वरम में राम कथा, भागवत सप्ताह, शिव पुराण, ऐसा लोग पूरा देश में इधर आते हैं। अगर रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधा होने से जो उम्र वाला लोग है, उन लोग यहाँ पर आके सीधा आके यहाँ पर उतर के उनका जो राम कथा में बैठ सकते हैं, शिव पुराण में बैठ सकते हैं और भागवत सप्ताह में बैठ सकते हैं। रामेश्वरम में एक नया उत्साह है, नया ऊर्जा है जनता के बीच में। इसका एक रीजन ये है कि ये नया ब्रिज आने के बाद में रामेश्वरम का बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी घटाएगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों तथा बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पंबन के नए ब्रिज की आधारशिला रखी। कोविड जैसे महामारी के दौर के बावजूद 2025 में प्रधानमंत्री ही जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, रामेश्वरम। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देश तेजी से नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया।
अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहती है जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा। इस बीच छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प दोहराया है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो दौर चला गया है जब बस्तर में गोलीबारी और विस्फोट होते थे। अमित शाह ने माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया, लेकिन हथियार ना छोड़ने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, अगली चैत्र नवरात्रि तक यहां से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्ष में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा है। हालांकि ये तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि वे अपने घरों और गांवों को नक्सल मुक्त बनाएंगे। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान को शनिवार को बड़ी सफलता मिली जब तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिन्होंने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए गए। दंतेवाड़ा से सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के लोगों को आज एक नई सौगात मिली है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। 10 अप्रैल से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनने लगेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। शनिवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख का टॉप अप भी देगी, यानी दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछली सरकार के अहंकार के कारण दिल्ली के लोग इस योजना से वंचित रहे। ये उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है।
आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के 36 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली में 10 अप्रैल से आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में दिल्ली की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ट्रांसजेंडर सहित गिग वर्कर भी आएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली में कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना से लोगों के पॉकेट से होने वाले मेडिकल खर्च में 24% की कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने और स्वस्थ भारत, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, तो आपको दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ छोड़े जाएंगे, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत लगातार ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए भूकंप पीड़ित म्यांमार की मदद में जुटा हुआ है। हाल ही में भारत ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए चावल, खाना पकाने का तेल, नूडल्स और बिस्कुट की एक और बड़ी खेप को लैंडिंग शिप टैंक INS घड़ियाल के जरिए म्यांमार पहुंचाया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। सोनोवाल ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर आयोजित वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की अग्रणी समुद्री देशों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने जानकारी दी है कि PSLV ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का चौथा संस्करण पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है। बेंगलुरु के नागवारा इलाके में भाजपा कार्यकर्ता के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की निष्पक्ष मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने FIR में कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल करने की मांग की। दरअसल मृतक ने अपनी सुसाइड नोट में कांग्रेस नेताओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कोझिकोड और चेन्नई में श्री गोपालन चीट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए भी जब्त किए। ईडी ने यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 1000 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम यादव ने दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों और नवाचारों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार को शुभकामनाएं दी। रूसी दूतावास ने शनिवार को दिल्ली में मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर निकाली गई। रैली रूसी दूतावास से शुरू हुई और इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल से होते हुए रूसी हाउस पर समाप्त हुई। इसमें करीब 200 बाइकरों ने भी हिस्सा लिया।